हाँ, तो बच्चों नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक जो हमारी कक्षा 9वीं के लिए है। इसी पुस्तक के हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर रहे हैं और हमारी जो वस्तुनिष्ठ की यात्रा चल रही है। अभी तक हमने बड़े-बड़े प्रश्न तैयार किए, अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चलते हैं। आज इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसई जो है 5वां पार्ट है। इनके द्वारा रचित है प्रेमचंद के फटे जूते, एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसी निबंध के जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं वो तैयार करेंगे और इसमें से मैंने वही प्रश्न दिए हैं जो अभी तक या तो परीक्षा में आए हैं या आने की संभावना है। मात्र 13 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ मैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बात ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएँगे तो आपको विषय से संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। और भी हिंदी विषय से संबंधित आपको जो भी समस्या हो, आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं और चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और फिर एक बार और बोलूँगा आपको कि आप जब भी कोई वीडियो देखें, इसको पूरा देखें, बीच-बीच में स्किप करेंगे या बीच-बीच में आधी-अधूरी देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी का आप सभी को मैं बिना इंतज़ार करवाए सीधे हम लोग मुद्दे पर चलते हैं, जिस चीज़ को हम तैयार कर रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे वस्तुनिष्ठों में एमसीक्यू जिन्हें बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन्हीं को तैयार कर रहे हैं। तो मात्र 13 प्रश्न मैंने इसमें छांटे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 30 अंक के प्रश्न आते हैं हमारी परीक्षा में। तो इसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न उत्तर की ओर और अब देखते हैं सबसे पहले कौन-कौन सा प्रश्न क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारा 5वां पार्ट है प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। एक निबंध है और कौन सा निबंध है? व्यंग्यात्मक निबंध। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक निबंध है और निबंध कौन सा है? व्यंग्यात्मक निबंध है। इस बात का ध्यान रखेंगे और बहुत ही कम प्रश्न जो है इसके अंदर है, तो बहुत आप आसानी से सुने, एक-एक विषय वस्तु को समझे और साथ में जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें, है ना? और लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को। तो चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्रेमचंद के फटे जूते किसके प्रतीक हैं? जब हम पूरा पाठ पढ़ते हैं हम लोग, तो पूरा पाठ समझते हैं तो पता चलता है कि किसका प्रतीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है, उनके व्यक्तित्व की सादगी को दर्शाते हैं। वो एकदम बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। हालाँकि वो एक महान कथा सम्राट थे, कहानी सम्राट थे। उन्होंने कई सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी है और उनके जो कहानियाँ मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरह से उनके मानसरोवर नाम से काव्य पूरा का पूरा एक कहानी संग्रह है उनका और इस तरह के उनके जो कई भाग है इसके मानसरोवर के और उसमें उन्होंने उनकी जितनी भी उन्होंने कहानियाँ लिखी वो सारी संकलित है। लेकिन यहाँ हम लोग मुंशी प्रेमचंद का पाठ नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं हरिशंकर परसाई का, जो कि एक व्यंग्यात्मक निबंधकार है और ये व्यंग पे ज़्यादा इनकी लेखनी चली है। तो इन्होंने लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ है, उसमें इन्होंने प्रेमचंद के बारे में क्या बताना चाहा, तो प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व वो सादगीपूर्ण था। तो है ना? तो किसके प्रतीक है फटे जूते? प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के प्रतीक है। आगे चलते हैं। प्रेमचंद के जूते में बड़ा छेद किस पैर में था? प्रेमचंद का जो जूता था वो उसमें बड़ा छेद था तो कौन से पैर में था? तो बाएं पैर में। ध्यान रखेंगे इस बात को। और दाहिने पैर का जूता ठीक था, मतलब दाहिना पैर जो था उसका जूता बिल्कुल सही था और उनका जो प्रेमचंद का जो बाएं पैर है उसी में ही उनका जूता जो है वो उसमें छेद हो गया। प्रेमचंद के जूते के बंद कैसे बंधे थे? प्रेमचंद जी के जूते के बंद बेतरतीब यानी क्योंकि उनके जो जूते में जो बंद है उस बंद के आगे जो एक नुकीली वो एक चपड़ी लगा रही थी कीलों की, जिसमें कीले होती कीलों की एक मतलब लोहे की चपड़ी जिससे वो तीखा रहता है आगे का बंद और जिससे अपन उसको छेद में डाल सकते हैं। उनकी वो चपड़ी निकल गई थी, जिस वजह से उनके जो बंद है उन्हें बांधने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने मतलब बेतरतीब है ना उल्टे-सुल्टे उन्हें बांध रखा था। प्रश्न नंबर 4 है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? पूरा जो पाठ पढ़ते हैं तो इसमें पता चलता है किस पर व्यंग्य किया गया है? दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर। किस पर व्यंग्य किया गया है? दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते हैं? जो मुंशी प्रेमचंद है वो किस चीज का महत्व नहीं समझते हैं? इस पाठ को जब हम देखते हैं तो इस पाठ में पता चलता है तो फोटो का और एक पर्दे का महत्व नहीं समझते। जब भी तो वो ऐसे फटे जूते में फोटो खिंचवा लेते हैं और पर्दे पर आ जाते हैं।
यदि वो समझते तो वो शायद नए जूते लेते या किसी के मांग कर पहनते, फिर फोटो खिंचवाते, लेकिन वो दिखावा बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल सादा जीवन, है ना? जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं। इसके बाद छठे नंबर पे है गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र। ये गोदान उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। उनके गोदान, गबन, है ना, मंगलसूत्र, कई सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं और गोदान उपन्यास मैंने भी पढ़ा है। आप में से किसी ने इनकी कहानियां, उपन्यास पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। आगे देखते हैं हम लोग। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? होरी। कौन है? होरी। इसका तो प्रश्न नंबर 7वां, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें शब्द आया टीले। तो टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? तो शोषण, अन्याय, है ना, शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति आदि बुराइयों के लिए किया है ना? तो ये टीले शब्द का प्रयोग है किस लिए किया गया है? भाई शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति आदि बुराइयों के लिए किया गया है। वैसे भी मुंशी प्रेमचंद जब ये कथाएं लिखते थे उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था और अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी। भारत जो है कई सारे टुकड़ों में उस समय, मतलब कई सारे राज्यों में बंटा हुआ था और अस्त व्यस्त व्यवस्था थी, पूरी अर्थव्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो और फिर हर जगह शोषण हो रहा था लोगों का, तो ऐसे समय में इन्होंने कहानियां लिखी है। प्रश्न नंबर 8वां है प्रेमचंद जी के पांव के जूते किससे बने थे? मतलब किस चीज से बने थे वो? तो कैनवस से। मतलब जो जूते उन्होंने पहन रखे थे वो किस चीज से बने थे? तो वो है कैनवस से उनके जूते बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 पे आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 में है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के अनुसार टोपी और जूते का मूल्य क्या है? जब उस पाठ को हम पढ़ते हैं तो उस पाठ में टोपी का भी मूल्य दे रखा है और साथ में जूते का भी मूल्य दे रखा है। तो टोपी है वो 8 आने की है, यानी 50 पैसे की। पहले के जमाने में चला करते थे 4 आने यानी 25 पैसे, 8 आने 50 पैसे, 12 आने यानी 75 पैसे और पूरा 1 रुपया होता था जब 16 आना होता था। तो ये जब हम छोटे थे जब चला करते थे, शायद आपने तो नहीं देखा होगा, अपने बड़ों से आप पूछेंगे, हो सकता है आपके पास पुरानी कुछ चवन्नी अठन्नी रखी हो तो आप ध्यान से देखेंगे। तो 8 आने का मतलब होता था पहले के जमाने में 50 पैसे और जूते जो है 5 रुपए के आते हैं। अब शायद ये जो करेंसी है अब प्रचलन में नहीं है, लोग इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन आपके पास जरूर रखी होगी तो आप देखेंगे, पुरानी चवन्नी अठन्नी रखी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 10वां है प्रेमचंद जी की पोशाक क्या थी? वो कैसे कपड़े पहनते थे? मतलब उनकी जो पोशाक थी वो कैसी थी, उनके वस्त्र कैसे थे? तो कुर्ता और धोती पहनते थे। क्या पहनते थे? वो कुर्ता और धोती पहनते थे। ठीक है, सादा जीवन जीते थे और धोती और कुर्ता पहनते थे। प्रश्न नंबर 12 जिसे तुम गणित समझते हो, यह मुंशी प्रेमचंद के लिए कही है पंक्ति और किसने कहा? ये हरिशंकर परसाई ने उनके लिए लिखा है। तो जिसे तुम गणित समझते हो उसकी तरफ किससे इशारा करते हो? मतलब जब भी मुंशी प्रेमचंद किसे गणित समझते थे उसकी तरफ किससे इशारा करते थे? ये हरिशंकर परसाई ने उनके लिए कहा है कि पैर की उंगलियों से, हाथ की उंगलियों से नहीं इशारा करते, वो पैर की उंगलियों से इशारा करते हैं। पैर की उंगलियों से जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ किससे इशारा करते हो? पैर की उंगलियों से। इसके बाद आगे है लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है? लेखक जब उनकी मुस्कान देखता है फोटो में तो लगता है कि इनकी मुस्कान जो है वो अटपटी मुस्कान है, विचित्र मुस्कान है। तो कैसी जान पड़ती है वो? विचित्र और व्यंग से भरी हुई। कैसी जान पड़ती है? विचित्र और व्यंग से भरी हुई मुस्कान वो जान पड़ती है। इसके बाद है फिर इनका अंतिम प्रश्न 13वां प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उनके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी जीवन में समझौता न कर पाना। वो कभी भी जीवन में समझौता नहीं करते, जैसे थे वैसे ही रहते थे, वैसे ही दिखते थे। उनको दिखावे की प्रवृत्ति से बहुत दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था। वो कभी दिखावा नहीं करते थे, जैसे हैं वैसे दिखते थे। और इसीलिए उनका जो जो, जो फोटो दिखा है यहाँ पर वो भी फटे हुए जूते में उनका फोटो यहाँ पर खींचा हुआ है। तो इस तरह से ये हमने पाठ के जो प्रश्न तैयार किए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये कुछ परसाई जी की कृतियां हैं। कभी आपको जन्म पूछे तो ये 1922 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु तो बहुत कम पूछते हैं। और एक वसुधा नामक एक पत्रिका निकालते थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना।
वसुधा नामक, और 1995 में इनका निधन भी हो गया। और इनकी कुछ जो रचनाएँ हैं, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जब लेखक परिचय आता है, 2 रचनाएँ हमें पूछी जाती है। तो आप जैसे हँसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास है। और जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत। जो भी आपको इनमें से 2 अच्छा लगे, वो आप याद कर लें। और इसी के साथ ये वीडियो आपने देखा है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वीडियो पर ज लगातार आप पूरा देखें, स्किप ना करें। और भी कोई समस्या होती है तो आप समय-समय पर कमेंट बॉक्स में और साथ में तो मुझे फ़ोन लगा ही सकते हैं आप, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना। और जब भी आपको हिंदी विषय से संबंधित 9वीं से लेके 12वीं तक या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम में भी आप बैठ रहे हैं और वहाँ भी आपको कोई ऐसी विषय वस्तु जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो आप कभी भी किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना। तो मैं एक बार और आपको इस किताब का पूरा, ये जो हमारी कॉपी है, इसका एक बार फुटेज दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से है इसका, आप चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? और भी एक बार और देखेंगे तो, है ना? इस तरह से ये है। लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें, समझें, और जहाँ भी जो समस्या हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो सभी दोस्तों को, सभी लोगों को, सभी दोस्तों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें। आपका सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।